हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है भटनेरा में। तो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत हम बैंकिंग सिस्टम और उसका आज ये थर्ड लेक्चर है। देखो, भटनेरा का हमारा ये ऐप है। इसमें से आपको गूगल प्ले स्टोर से, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इसमें कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा और टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा कोर्स है, बहुत रिजनेबल है, 750 रुपए का है। तो आपको हमारे जो ऐप पे ना, देखो इसमें से कंप्लीट वीडियो मिलेगा, ठीक है। ये जो ऐप है, तो हम चलो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर रहे थे। और आज मैंने आपको बताया था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एनपीए, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति। देखो भाई, ये गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति यानी एनपीए से क्या तात्पर्य है। अगर हम बात करते हैं तो जो एनपीए है, इसको एनपीए को नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं। नॉन परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो, एनपीए एक बैंक द्वारा जो कि दिए गए उस ऋण को कहा जाता है जिस पर मूलधन या ब्याज की लगातार 90 दिनों तक कोई प्राप्ति ना हो। एनपीए का मतलब, जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये एक बैंक के द्वारा जो वो दिया गया ऋण है जिसकी 90 दिनों तक, 90 दिनों तक, 90 डेज तक ना ही इसके प्रिंसिपल अमाउंट, ना ही इसके प्रिंसिपल अमाउंट और ना ही इंटरेस्ट, ना ही इंटरेस्ट, अगर इसकी वापसी नहीं होती है। अगर मान लो एनपीए क्या है, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। अगर मान लो बैंकों के द्वारा दिया गया वो ऋण जिसकी 90 दिनों तक कोई वापसी ना हो, ना ही मूलधन के तौर पे और ना ही इंटरेस्ट के तौर पे, तो उसको एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। परंतु वर्तमान नियमों के अनुरूप जैसे ही एक ऋणी ऋण लेकर इसकी वापसी में चूकता है तो बैंकों को, आरबीआई को 30 दिनों के भीतर जानकारी देनी होती है। मान लो कि एक कोई ऋणी है और वह 90 दिनों तक, मान लो ए नाम का व्यक्ति ऋणी है और 90 दिनों तक अगर वो ऋण की देता मतलब देनदारी में चूक जाता है, तो फिर 30 दिनों के अंदर उस बैंक को, आरबीआई को जानकारी देना होता है। 30 दिनों के अंदर वो बैंक आरबीआई को जानकारी देगा। एनबीएफसी के लिए यह समय सीमा 90 के स्थान पे 90 दिनों के लिए नहीं है, बल्कि 180 डेज, 180 दिनों की है, ठीक है। तो एनपीए को 3 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले तो आपने देखा कि भाई एनपीए या गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति क्या होती है। निष्पादन मतलब कोई आउटकम नहीं है, कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बैंकों के लिए समय सीमा 90 दिन, और जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, एनबीएफसी है, इनके लिए ये 180 दिन का समय सीमा है। एनपीए को तीन भागों में, एनपीए को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है अवमानक परिसंपत्ति, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड 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 एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। दूसरा है डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स। और तीसरा है लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स यानी डूबी हुई परिसंपत्ति, लॉस एसेट्स, डूबी हुई परिसंपत्ति। इसको जो अवमानक परिसंपत्ति बोलते हैं, अवमानक परिसंपत्ति। इसको संदिग्ध परिसंपत्ति, संदिग्ध, संदिग्ध परिसंपत्ति। और इसको लॉस एसेट्स यानी डूबी हुई परिसंपत्ति, डूबी हुई परिसंपत्ति, डूबी हुई परिसंपत्ति। तो एनपीए को 3 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है। अब देखो, जैसे ही मान लो, ऐसे समझो कि जैसे ही दिया गया ऋण एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, एनपीए होता है, जैसे वो एनपीए में परिवर्तित होता है, तो इसको अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है।
इसको अमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में रखा जाता है और 12 महीने तक इसी श्रेणी में रहता है। अर्थात अगर हम बोलेंगे सब स्टैंडर्ड जो एसेट्स है, तो सब स्टैंडर्ड एसेट से तात्पर्य जो है यहाँ पे कि अगर कोई एनपीए 90 दिनों से पुराना और 12 माह तक का हो, 90 दिनों या फिर आप 3 माह लिख लो, 3 माह या 90 दिन, 90 दिनों से पुराना और 12 माह तक का हो, तो इसको सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। दूसरा है कि अगर कोई एनपीए 12 माह पुराना, 12 माह से अधिक है और 3 साल तक का हो, 3 साल तक का हो, तो इसको डाउटफुल एसेट्स, संदिग्ध परिसंपत्ति, डाउटफुल एसेट्स या संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं। अब इसके साथ ही अगर ऐसे समझो कि अगर कोई एनपीए 3 साल से अधिक पुराना है, 3 साल से अधिक पुराना है, अगर कोई जो है 3 साल से अधिक पुराना है, मान लो कोई जो एनपीए है, तो उसको लॉस एसेट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, डूबी हुई परिसंपत्ति। मतलब देखो क्या है कि जब तक वो 90 दिनों से 12 माह तक का है तो एक बार चांस बनते हैं कि ये वापस हो जाएगा, तो ये अमानक परिसंपत्ति है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। लेकिन सॉरी, जब इससे और ज्यादा पुराना होता है, ये 12 माह से अधिक और 3 साल तक का पुराना होता है, तो थोड़ा बहुत डाउटफुल हो जाता है, इसको डाउटफुल एसेट्स कहते हैं। तीसरा है जब ये 3 साल से अधिक पुराना हो जाए तो यह डूबी हुई परिसंपत्ति, यह मान लिया जाता है कि यह लॉस एसेट्स है, डूबी हुई परिसंपत्ति है, ये तीसरी श्रेणी में काउंट किया जाता है। अब बैंक का शुद्ध निवल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति ये कहलाता है। ये जो है, मान लो जो एनपीए को, इसको जो नेट एनपीए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? ये बैंकों का नेट एनपीए कहलाता है और इसे बैंक के द्वारा दिए गए कुल ऋण की तुलना में प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है कि बैंक ने कितना ऋण दिया है, उसी के अनुसार इसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है। अब चूंकि एनपीए में अगर मान लो परिवर्तित वह ऋण किसी जमाकर्ता की जमा राशि होती है, अब ऑब्वियस है कि देखो जो बैंक हैं, बैंकों को आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल करता है। बैंकों का बैंक ही आरबीआई है, माई बाप है, सारी चीजों को वही देखता है। तो बैंक, अब देखो ये पैसा क्या है? लोगों का है। बैंक का बेशक उद्देश्य लाभ कमाना होता है, लेकिन आरबीआई की टैगलाइन भी तो यही है ना कि आप जो कॉमर्शियल, जब आप जैसे भी कॉमर्शियल बैंक हो, तो पहला स्टेटमेंट यही कहा जाता है कि आपकी प्रक्रिया के चलते आम आदमी को कोई लॉस ना बनाना पड़े। तो यह बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि यह पैसा जो है जमाकर्ता का जमा राशि के तौर पे जमा होता है, पब्लिक का जमा होता है। तो जमाकर्ता की जमा राशि को संरक्षण प्रदान करने के लिए, इसको कुछ सुरक्षा देने के लिए, जैसे ही एक ऋण एनपीए में बदल जाता है, बैंक को उसके बदले प्रोविजंस, पूर्वोपाय रखना पड़ता है। मान लो बैंक को उसके बदले पूर्वोपाय, प्रोविजंस, कुछ सुरक्षा, कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। इसी को प्रोविजंस या पूर्वोपाय कहते हैं। इसी को प्रोविजंस या पूर्वोपाय कहते हैं। तो पूर्वोपाय, प्रोविजंस रखना पड़ता है। अब भाई पूर्वोपाय बैंक के एनपीए के निश्चित अनुपात के बराबर की धनराशि है। जो पूर्वोपाय है वो बैंक के जो है, तो बैंक के एनपीए के निश्चित अनुपात के बराबर की धनराशि है। अब जिसे बैंक अपने लाभ में से हटा करके इसको क्या करता है? रखता है। मतलब जो बैंक ने कभी लाभ बनाया है तो एक परसेंटेज होता है कि जैसे जैसे ये पुराना होता है उसके अकॉर्डिंगली प्रोविजंस को मेंटेन करना पड़ता है बैंक को अपने लाभ में से।
बैंक को अपने लाभ में से। इसका प्रयोग बैंक किसी भी उद्देश्य से नहीं कर सकता है जो प्रोविजंस के तौर पे धनराशि रखी जाएगी, और यदि एक ऋण एनपीए में परिवर्तित हो जाए और वह सुरक्षित ऋण हो, मतलब एनपीए में हो गया है लेकिन अब भी बैंक को लगता है कि भाई ये सुरक्षित है, चलो ठीक है, जो व्यक्ति जो देनदार है जिसे ऋण देना, जिसे वापस करना चाहिए उसके साथ कोई समस्या है लेकिन वह वापस कर देगा, तो अगर सुरक्षित है तब यह अवमानक परिसंपत्ति की श्रेणी में ही रहता है। तो पूर्वोपाय एनपीए का 15%, अगर मान लो पहला कंडीशन ये कि वह जो है वो अवमानक सब स्टैंडर्ड एसेट्स में है, पहली श्रेणी में है और सुरक्षित है, तो एनपीए का 15% प्रोविजंस के तौर पे रखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मान लो कि अगर व्यक्ति को बेशक इसी पहली श्रेणी में है लेकिन बैंक को लगता है कि भाई ये अब असुरक्षित ऋण है, तो एनपीए आपको 25% रखना होता है। यदि यह सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में हो तो यह धीरे धीरे संदिग्ध परिसंपत्ति में बदल जाएगा। तो इसको पूर्वोपाय जो है अगर सेकंड श्रेणी में आ जाएगा तो प्रोविजंस है वो 40% रखना होगा, प्रोविजंस 40% रखना पड़ेगा। एनपीए डूबी हुई परिसंपत्ति में जो है अगर मान लो बदल जाए तब जो प्रोविजंस है वो 100% रखना पड़ेगा, 100% रखना पड़ेगा। तो पूर्वोपाय के तौर पे जो रखी गई जो धनराशि है इसको शुद्ध गैर निष्पादनकारी यानी जो नेट एनपीए है अगर इसको भी ऐड कर दिया जाए तो इसको ग्रॉस एनपीए कहा जाएगा, ग्रॉस एनपीए। जरा एक चीज और समझो इसको, और मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, नहीं आप ना इसको आप उदाहरण के तौर पे समझो। भैया एक बैंक है, अब बैंक को कहा गया है कि कुछ भी करो, आप कोई भी किसी भी हालात में, बैंक को यह साफ साफ बोला गया है कि आपकी कोई किसी भी प्रक्रिया की वजह से आम आदमी को नुकसान ना हो। अब बैंक तो अपना लाभ कमाते हैं। अब मान लो ए व्यक्ति को बैंक ने 100 रुपए का लोन दिया। इस व्यक्ति ने बैंक को ऐसे समझो कि ये जो 100 रुपए का लोन दिया और ये व्यक्ति नहीं दे रहा है, तो अगर ये पहली श्रेणी में है मतलब कि यह 90 दिनों से लगा करके 365 दिनों तक का पुराना है, 365 दिनों तक का पुराना है, वही 12 माह है, ठीक है। तो एक पूर्वोपाय रखना होता है। पूर्वोपाय क्यों? क्योंकि भैया पब्लिक का पैसा है तो कुछ तो सुरक्षा दे दो आप। तो बैंक को कहा जाएगा कि अगर कोई पैसा एनपीए में हो गया है तो बैंक को ये कहा जाएगा कि भैया आप तो अपना लाभ कमा रहे थे, ठीक है, तो अब ये हानि पब्लिक थोड़ी ना जो है कस्टमर थोड़ी ना बनाएगा, ये आप ही का होगा। तो बैंक को कहा जाएगा कि आपकी जो मतलब आपका जो लाभ वाला हिस्सा है, आपने कभी लाभ निकाल के रखा है तो अपने लाभ में से आपको प्रोविजंस रखना पड़ेगा। तो पहली श्रेणी में जो प्रोविजंस है अगर बैंक को लग रहा है कि भाई सुरक्षित ऋण है तो इसमें से कितना प्रतिशत? 15% रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मान लो 100 रुपया दिया था और 100 रुपया डूब रहा है, पहली श्रेणी में पहुंच गया है, तो 15 रुपया आपको अपने लाभ में से सुरक्षा के तौर पे बैंक को रखना अपने पास पड़ेगा और इसका कोई यूज नहीं कर सकता है। लेकिन वही बैंक को लग रहा है कि भैया अब ये वापस जो 100 रुपया है ये नहीं देगा, तब ये 25% पूर्वोपाय रखना पड़ेगा। जैसे ही कंडीशन आती है कि यह 3 साल मतलब 1 साल से लेकर के 3 साल पुराना हो जाता है, 1 साल से लेकर के अगर 3 साल तक का पुराना हो जाता है यानी 1 साल मतलब 12 माह से, तब इसको प्रोविजंस 40% रखना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वही एनपीए क्या है, मान लो 3 साल से पुराना 3 साल से अधिक हो जाए तो ये जो प्रोविजंस है वो 100% रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपने 100 रुपया दिया था, 100 रुपया हो गया डूब गया, लेकिन ये दूसरी कंडीशन में आ गया कि ये जो है किसी ने आप जिसको एक को 100 रुपया दिया था तो उसने 1.5 साल तक या 1 साल से ऊपर तक पैसा नहीं दिया, तो आपको अपने लाभ में से 40 रुपया अलग निकाल के रखोगे और उसका यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन वही अब भी नहीं दिया और 3 साल पुराना हो गया तो आपको प्रोविजन से 100 रुपया रखना पड़ेगा प्रोविजंस के तौर पे। ये सुरक्षा है एक तरीके से, ठीक है, और ये अपने लाभ में से रखना पड़ेगा, इसका कोई आप उपयोग नहीं कर पाओगे। ये पब्लिक की सुरक्षा की बात करता है, ठीक है, इसको पूर्वोपाय प्रोविजंस कहते हैं। अब भाई पूर्वोपाय के तौर पे जो रखी गई धनराशि को जब ये जो पूर्वोपाय है तो इस धनराशि को जब नेट एनपीए में ऐड कर दिया जाए, नेट एनपीए में ऐड कर दिया जाए इसको और प्रोविजंस को,
तो इसको क्या कहा जाता है? अगर ऐसा हो जाए तब इसको ग्रॉस एनपीए कहा जाएगा, सकल नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ग्रॉस एनपीए, ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ग्रॉस एनपीए कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चा लोग को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्रॉस एनपीए समझ गए, प्रोविजंस यानी नेट एनपीए, और नेट एनपीए मान लो ये 100 रुपया है तो बैंक का तो चला गया, साथ में ये भी तो ब्लॉक हो गया ना 100 रुपया एक तरीके से, क्योंकि प्रोविजंस के तौर पे ये भी तो परफॉर्म नहीं कर रहा है, इस वजह से ये ग्रॉस एनपीए हो गया टोटल। तो प्रोविजंस और नेट एनपीए को मिलाकर के ग्रॉस एनपीए। अगला जो आपका सब हेडिंग है, अब देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज और सुन लो। अगला ये है कि यदि मान लो एक जो ऋण है लॉस एसेट्स में परिवर्तित हो जाए, लॉस एसेट्स में, तो 100% प्रोविजन रखना पड़ेगा, तो उसकी वसूली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में बैंकों को अपना जो बैलेंस शीट है तुलन पत्र साफ करना पड़ता है। बैंकों को अपना जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में सारा लेखा जोखा होता है, कितना पैसा लिया कितना पैसा दिया, तो बैंक को क्या करना पड़ता है कि तुलन पत्र को साफ करना पड़ता है। इस उद्देश्य से बैंक को इस एनपीए को घाटे में दर्शाना पड़ता है कि हमें इतने का लॉस हो गया, तो घाटे में दर्शाना होता है। और जब एक एनपीओ को बैंक घाटे में दिखा देती है तब इसको रिटर्न ऑफ लोन कहते हैं। लोन वेविंग अलग चीज है और रिटर्न ऑफ लोन अलग चीज है। रिटर्न ऑफ लोन अलग चीज है और लोन वेविंग अलग चीज है। तो इसके बाद भी जो है ऋण की वसूली कंटिन्यूअसली बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि बैंक ने अपनी जो है बैलेंस शीट से हटा दिया तो बैंक आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ऐसा कतई नहीं है। बैंक ने अपनी, ये मैं अभी बताऊंगा कि बैंक ने ऐसा क्यों किया है, अपनी बैलेंस शीट से क्यों हटा दिया है। देखो भाई, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि अगर जब तक बैंक रिटर्न ऑफ नहीं करता है, ठीक है, अपना तुलन पत्र साफ नहीं करता, बैलेंस शीट साफ नहीं अपना करता है, तो बैंक का 100 रुपया तो ये डूबा ही। 100 रुपया जो है वो प्रोविजंस के तौर पे, और बैंक या कोई भी कारोबार कभी भी पैसे को फ्रीज नहीं रखता, मतलब ऐसे नहीं छोड़ता है, कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करके ही रखता है। तो 100 रुपया तो देखो ये चला ही गया, और भाई ये 100 रुपया भी तो एक तरीके से फ्रीज है, वो किसी को दे नहीं सकता है। तो क्या होगा कि जो इसमें 100 रुपया की जो कमाई हो सकती थी, तो ये भी एक तरीके से फ्रीज है। तो ये भी क्या है, एनपीए की तरह है, ये भी कोई काम नहीं कर रहा है। तो बैंक कोशिश करता है कि भाई बैलेंस शीट में इसे घाटा दिखा दो कि हम भाई ये 100 रुपए के लॉस में हैं। तो जैसे ही ये 100 रुपया का लॉस दिखा दिया जाएगा, तो अब 100 रुपया का लॉस दिखा दिया जाएगा बैलेंस शीट में, तो 100 रुपया ये हो जाएगा, छूट जाएगा। जब ये 100 रुपया छूट जाएगा, आप देखोगे मतलब ये जो घाटा दिखा दिया जाएगा, तो इसको रिटर्न ऑफ लोन कहा जाएगा। तो 100 रुपया छूट जाएगा तो बैंक उसका कारोबार कर सकेगा। तो इस वजह से बैंक रिटर्न ऑफ लोन मतलब कर देता है। ठीक है, अब लोन वेविंग और रिटर्न ऑफ लोन अलग अलग चीज है। देखो मैं हमेशा एक चीज बताता हूं कि आप ना कई बार फेसबुक यूनिवर्सिटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जैसे कांग्रेस को आक्षेप लगाते हुए देखा होगा कि मोदी जी ने बड़े बड़े कारपोरेट्स को क्या किया है कि उनका लोन मतलब लोन माफ कर दिया है। लोन माफी अलग बात है और रिटर्न ऑफ लोन अलग बात है। लोन माफी अलग बात है और रिटर्न ऑफ लोन अलग बात है। लोन माफी मतलब लोन वेव, मतलब जैसे कि एक उदाहरण से समझाऊं कि आपने 100 रुपया का लोन लिया है, ठीक है, और अखिलेश सरकार, अगर मान लो जैसे इलेक्शन आ रहे हैं और अखिलेश सरकार ने ये कहा कि भाई जो भी किसानों का लोन है वो माफ कर दूं, जैसे मुख्यमंत्री बनेंगे तो माफ कर देंगे, मान लो ऐसा कह रहे हैं। तो कल के दिन मान लो सीएम मुख्यमंत्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो ये सभी का लोन माफ कर दे, मतलब आपको दोबारा चुकाना नहीं पड़ेगा और उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी अपने अकाउंट से। उसकी भरपाई राज्य सरकार अपने अकाउंट से करेगी, मतलब बैंक आपके पास तगादा करने नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, ये लोन वेव हो गया, लोन माफी हो गई, लोन माफी हो गई। रिटर्न ऑफ लोन का ये मतलब कतई नहीं है कि उसने बैलेंस शीट से साफ किया है, क्यों, क्योंकि मैंने बताया ऐसा क्यों किया है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपसे पैसा मांगा नहीं जाएगा, बिल्कुल रिकवरी करी जाएगी। एसेट जो एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को आपके पीछे लगाया जाएगा, बैड बैंक की जो संकल्पना है उसके माध्यम से वसूला जाएगा, लेकिन आपको छोड़ा नहीं जाएगा।
अब भाई सबको ये चीजें जो टेक्निकल टर्म्स हैं तो ये तो पता नहीं होते हैं, और हमारे यहाँ तक कि हमारे राजनेताओं को भी नहीं पता होते हैं। तो ये फेसबुक यूनिवर्सिटी आईटी सेल के माध्यम से क्या करते हैं कि चीजों को आपके सामने गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं ये आपको सिर्फ बता रहा हूं, ये लगातार मुद्दा पिछले 3 सालों से राहुल गांधी जी उठा रहे थे। तो मैं ये जो चीजें आपको बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी से लेना देना रखता हूं, बस मैंने एक उदाहरण बताया, एक उदाहरण बताया। ये काम इससे पहले जब ये राहुल मतलब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तो ये एनडीए भी यही काम करती थी। तो लोगों को एक्चुअल में पता नहीं होता है ना कि भाई लोन जो रिटर्न ऑफ लोन क्या है, तो ये नहीं पता होता है, तो बस वो बोलते हैं कि लोन माफ कर दिया गया। ठीक है, रिटर्न ऑफ लोन नहीं किया जाएगा तो बैंकों को और भी तो लॉस होगा कि ये वाला पैसा तो भी फ्रीज हो जाएगा, और जब बैंकों से ये मतलब ये बैलेंस शीट से क्लीन किया जाएगा तो ये पैसा छूट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि रिटर्न ऑफ लोन अलग बात है। तो जब भी कोई आदमी बोले या कोई राजनेता बोले तो उसे आप समझा दीजिएगा कि भाई आप बेवकूफ मत बनाइए, हम भी समझते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूं मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी लाइन से जब तक मैं टीचर हूं एजुकेटर हूं मेरा कोई पार्टी लाइन से लेना देना नहीं है, बस मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाया। ओके, अब देखो भाई कि इसके बाद जो है ऋण की वसूली कंटिन्यूअसली जारी रहेगी बैलेंस शीट साफ होने के बाद भी, और कृषि से संबंधित ऋण के संदर्भ में एनपीए की गणना डिफरेंट तरीके से होती है। सामान्य जो मैंने आपको बताया ये है, लेकिन अगर कृषि से संबंधित आपने ऋण लेके रखा है तो एनपीए की जो गणना है वो दूसरे तरीके से भिन्न भिन्न तरीके से करी जाती है। इसमें से दो चीजों का ध्यान रखा जाता है कि फसलों को, जो फसलों के प्रकारों को इसमें बांटा गया है, एक तो ये है, दो चीजों पे फोकस किया जाता है इसमें से, एक तो ये है कि जो लघु आवधिक फसल है यानी जो शॉर्ट टर्म फसल है, जिनकी परिपक्वता की, लघु अवधि फसल का मतलब कि जो 6 माह में आ जाती है, 6 महीने में आ जाती है, जिसकी परिपक्वता की अवधि 6 माह है। दीर्घ अवधिक फसल का मतलब जिनकी परिपक्वता की अवधि 1 वर्ष है, 6 माह और 1 वर्ष, 1 वर्ष। तो लघु आवधिक फसल के संदर्भ में बैंक एक जो है ऋण को गैर एनपीए, जो गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति घोषित करने से पूर्व वो 2 फसल यानी जो 2 फसल मौसम का इंतजार करेगा, मतलब कि एक 6 माह ये और एक 6 माह ये। तो अब अगर कहा जाए तो कृषि से संबंधित ऋण को तब तक एनपीए नहीं, अगर लघु अवधिक फसल है तो 12 माह बाद ही एनपीए, कृषि से संबंधित जो लिया गया ऋण है उसको एनपीए में दर्शाया जाएगा, उसको एनपीए में दर्शाया जाएगा। अगर दीर्घ अवधिक फसल है तो इसके परिप्रेक्ष्य में बैंक एक संपूर्ण फसल मौसम का इंतजार करता है, यानी इसके लिए भी 12 माह का इंतजार करता है, और इसके बाद ही किसी ऋण को वह एनपीए घोषित कर सकता है, इससे पहले नहीं। तो ध्यान रखिएगा एनबीएफसी के लिए यह समय सीमा 180 दिन के लिए, कृषि से संबंधित ऋण के लिए इसमें से लघु अवधिक फसल के लिए दो फसल मौसम का इंतजार, और दीर्घावधिक फसल के लिए एक मौसम का यानी इंतजार करना पड़ता है, तभी बैंक उसको एनपीए में दर्शा सकता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, द्वितुलन पत्र की समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, द्वितुलन पत्र की समस्या। भाई ये ट्विन बैलेंस शीट इशू क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है, द्वितुलन पत्र की समस्या क्या है, देखो जरा। देखो भाई ये होता क्या है कि ऐसे पहले एक उदाहरण से समझो, फिर इसको मैं एकेडमिक लैंग्वेज में समझा दूंगा। ए नाम की कंपनी है, अभी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक है, मतलब सामान्य स्थिति है। ए नाम की कंपनी खुली और इसने 100 करोड़ रुपया का ऋण लिया। ध्यान से सुनना। अब देखो भाई जो आर्थिक परिस्थितियां समय के अकॉर्डिंगली बदलती रहती हैं, कभी तो एक ग्रोथ का दौर होता है, कभी डिक्लाइन करने लगता है, तो ये चीजें बदलती रहती हैं। अब मान लो इस कंपनी को, जरा ध्यान से सुनना, कि इसने 100, ए नाम की कंपनी 100 करोड़ रुपए का क्या लिया, ऋण लिया। किससे? मान लो इसने बी नाम के बैंक से लिया, बी नाम के बैंक से, और इस समय स्थिति सामान्य थी, तो इसे लगा कि ए नाम की कंपनी को कि भाई सारा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं पैसे कमाऊंगी जो ऋण लिया है, और वही अपना प्रॉफिट भी मेंटेन करूंगी और बी को चुकाती जाऊंगी एक टाइम टू टाइम। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन हो गई एडवर्स,
अब जब इकोनॉमिक कंडीशन एडवर्स हो गई, प्रतिकूल हो गई, तो अब ये ऋण चुकाने में मतलब सक्षम नहीं रही। तो ए की जो ए ने सोच रखा था, तो ए की बैलेंस शीट गड़बड़ होने लगी। और जब ए की बैलेंस शीट गड़बड़ होने लगी और ये ए बी को पैसा नहीं चुका पा रही है, तो बी की भी बैलेंस शीट गड़बड़ होने लगी। बी की भी जो बैलेंस शीट है ये भी गड़बड़ होने लगी। तो एक कंपनी की वजह से दूसरी का भी बैलेंस शीट गड़बड़ होना द्वितुलन पत्र की समस्या कहते हैं, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। उदाहरण से समझ गए होंगे, ठीक है। इसको एकेडमिक लैंग्वेज में भाई, वर्तमान में भारत में बैंकों के बढ़ते एनपीए का जो सबसे प्रमुख कारण है वो बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं। इन बड़ी औद्योगिक इकाइयों के द्वारा लिए गए ऋण को वापस ना करना एक द्वितुलन पत्र की सबसे बड़ी समस्या का इशू बन रहा है। इस समस्या को द्वितुलन पत्र की ही समस्या कहते हैं, क्योंकि द्वितुलन पत्र किसी भी औद्योगिक इकाई या कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन है। अब यह एक कंपनी के संपत्ति और देयताओं को जो है बैलेंस शीट, उसमें दर्शाया जाता है कि एक जो बैलेंस शीट है कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। तो इसमें सारा सब कुछ कि कितना पैसा उसका एसेट्स है, उसने कितना दे रखा है और कितना ले रखा है, तो उसकी देयताओं को और उसकी परिसंपत्ति को इसमें दर्शाया जाता है। जब वित्तीय कारणों से एक कंपनी का तुलन पत्र प्रभावित होता है, कोई एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन हो जाती है, तो वह किसी दूसरे कंपनी के तुलन पत्र को भी प्रभावित करती है और इसी को ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं। अब तीव्र आर्थिक समृद्धि के दौर में औद्योगिक इकाइयां ज्यादा से ज्यादा लाभ बनाने का प्रयास करती हैं। इस उद्देश्य से उन्हें अपना उत्पादन भी बढ़ाना होता है। ऐसा वे अपना विस्तार करके सुनिश्चित करना चाहती हैं। तो अपना विस्तार सुनिश्चित करने के लिए जो है वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से पैसा ले लेती हैं, ऋण ले लेती हैं। और इसी दौरान अचानक से मंदी आ जाती है या कोरोना या कोविड-19 जैसी समस्या मान लो आ जाती है। तो जैसे अकस्मात मंदी का दौर शुरू हो जाता है, तो वे ऐसी स्थिति में वे ऋण देने में चूक सकती हैं, जो कंपनी ने कभी बैंक से ऋण लिया था। अब वो जब चूक सकती हैं, तो इससे औद्योगिक इकाइयों के तुलन पत्र पर नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है और इन कंपनियों के तुलन पत्र से उत्पन्न समस्याओं के कारण बैंकों का भी तुलन पत्र प्रभावित होता है। इसी को द्वितुलन पत्र की समस्या या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं, ठीक है। अब भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती एनपीए के पीछे निगमी ऋण की अदायगी में जो कॉर्पोरेट डेट है, तो निगमी ऋण की अदायगी में चूक है। जो बड़े बड़े जो मतलब एक अपने आप को मेमथ कंपनी कहते थे, तो सबसे बड़ा जो लगातार कंटिन्यूअसली एनपीए बैंकों का बढ़ रहा है, तो यही निगमी ऋण है। अब इस समस्या के समाधान के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जो निगमी ऋण को रिकवर करें। तो निगमी ऋण के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे प्रयास में औद्योगिक इकाइयों को दिए गए ऋण का पुनर्गठन किया जा सकता है। जो औद्योगिक इकाई है, तो इनका जो ऋण है, इन ऋणों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब पुनर्गठन किया जा सकता है। दूसरा ये है कि बैंकों का कैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। जो बैंक हैं उनका पुनः पूंजीकरण, रिकैपिटलाइजेशन करके अतिरिक्त पूंजी दी जा सकती है, यानी रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन किया जा सकता है। वही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को एक प्रभावशाली उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को बैंकरप्सी कोड को प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो है ऐसे ऋण को राइट ऑफ भी किया जा सकता है, राइट ऑफ, ठीक है। ऐसे ऋण को राइट ऑफ भी किया जा सकता है। और ज्यादा से ज्यादा एनपीए, एआरसी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, इनको बेचा जा सकता है, यानी ये प्रबंध किए जा सकते हैं। मतलब एनपीए को, जो एनपीए है, तो एआरसी को बेचा जा सकता है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनको बेचा जा सकता है।
सकता है। ठीक है, अब कोई भी अर्थव्यवस्था चक्रीय तौर से आगे बढ़ती है, इसमें निरंतर आर्थिक समृद्धि नहीं देखी जा सकती है, कभी आर्थिक समृद्धि तो कभी डिक्लाइन का फेज होता है। तो कुछ समय के लिए निरंतर समृद्धि के बाद आप देखोगे मंदी आती है, और जब इसके बाद जब फिर आर्थिक समृद्धि और मंदी देखी जाती है तो इसको ट्रेड साइकिल कहते हैं, व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र एक टर्मिनोलॉजी है। व्यापार चक्र एक दौर होता है, कभी ग्रोथ का, कभी डिक्लाइन फेज का। तो यही व्यापार चक्र है कि अर्थव्यवस्था हमेशा तो अनुकूल रहती नहीं है। तो जब अनुकूल रहती है तो भाई ग्रोथ का है, समृद्धि दर्ज करवाती है, और जब भी डिक्लाइन फेज होता है तो यही मंदी का दौर हो जाता है। तो यही है ना व्यापार, इसी को ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र कहा जाता है। ठीक है, तो आपने इस चीज को भी देखा। अब अगला है सिविल, खूब सुने होंगे। सिविल इज स्टैंड फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, एंड पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ये भी दोनों अलग अलग है, ये सिविल यहां तक है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, भाई देखो, प्रत्येक देश में कुछ ऐसे निकाय होते हैं जो उस देश के सभी ऋण धारकों का पूरा डेटाबेस रखते हैं। हर एक देश में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई ऐसी एजेंसी होती है। ऐसी एजेंसी द्वारा जो बनाए गए जो वेबसाइट हैं, इन पर देश के सभी जो ऋणदाता हैं, ऋणधारक हैं, सॉरी ऋणधारक, ऋणदाता नहीं कहेंगे, तो ऋण धारकों के द्वारा उधार ली गई जो धनराशि है, ब्याज है, दर मतलब ब्याज की दर है, ऋण अदायगी की किस्त है, साथ ही साथ इसमें से बहुत सारी चीजें, यानी उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने ऋण लेके रखा है, तो उसका नाम, पता, डीओबी, जन्म तिथि, उसकी निजी जानकारियां सभी इस वेबसाइट में डाला जाता है। अब भाई सिविल जो है ना, ये सिविल एक अमेरिकी निकाय है। इसकी जो स्थापना है भारत में वर्ष 2000 में हुई। ये एक अमेरिकी निकाय है, इसकी स्थापना भारत में 2000 में हुई। अब भाई इस पर जो स्वामित्व है वो ट्रांस यूनियन नामक एक अमेरिकी कंपनी का है। ठीक है, अब सिविल भारत में उपस्थित जो संस्थान हैं, तो जितने भी ऋणी हैं, मान लो जिन संस्थानों ने पैसा दे के रखा है, तो सिविल भारत में उपस्थित जितने भी ऋणी हैं, तो उनकी सारी जानकारी, सारा डेटाबेस उनका वो अपने वेबसाइट पे क्या करती है, अपलोड करती है, तैयार करती है। और वास्तव में जैसे ही एक ऋणी ऋण प्राप्त करता है बैंक या कोई वित्तीय संस्थान से, तो उस ऋणी की जो जानकारी है सिविल की वेबसाइट में जारी कर दिया जाता है। अब सिविल जो है ऋणी का स्कोर कार्ड भी तैयार करती है, जो व्यक्ति ऋणी है उसका स्कोर कार्ड तैयार करती है। ऋणी को जो ऋणी का जो अंक है, तो कुल 900 अंकों तक दिया जाता है, मतलब ऋणी को 900 अंकों तक दिया जाता है। और यदि मान लो ऋणी के 700 अंक से नीचे आ जाएं, 700 से नीचे आ जाएं, तो उसके लिए भविष्य में पुनः ऋण प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल और कठिन हो जाता है। यदि सिविल का स्कोर 1 हो, अगर मान लो सिविल का स्कोर 1 हो, देखो इसका सिविल, जिसका सिविल 900 है तो बहुत अच्छा सिविल माना जाता है, मतलब उसमें उसे कहा जाएगा, बैंक पकड़ पकड़ के आएंगे कि भाई आओ ऋण ले लो, ठीक है, मोबाइल ले लो, ये फाइनेंस करवा लो, दुनियादारी करेंगे। अब मान लो जिसका 700 से नीचे आ जाए तो उसकी क्रेडिट खराब हो रही है, और जब उसकी क्रेडिट खराब हो रही है तो फ्यूचर में वह ऋण नहीं उसे मिल पाएगा या बहुत कठिन होगा। जिसका सिविल स्कोर 1 होता है तो यह इस चीज को दर्शाता है कि ऋणी ने इससे पहले उसने कभी नहीं ऋण लिया है। अब भारत में आरबीआई जो है YM दोसाले समिति के सुझाव के आधार पे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री तैयार करवा रही है, और इसका प्रयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के द्वारा एक व्यक्ति या निगम के ऋण इतिहास की सारी जानकारी तैयार किया जा सकेगा इस पे से, और यह बिना किसी लाभ या हानि पर आधारित इंस्टीट्यूशन है। तो यह भी भारत में उपस्थित ऋणियों की जो पूरी जानकारी है अपनी वेबसाइट पे उपलब्ध करवाएगी, परंतु यह ज्यादा प्रभाव
प्रभावशाली व्यवस्था होगी, क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो कर डिपार्टमेंट है, कर विभाग है, इन दोनों से जुड़ी हुई होगी। क्योंकि यह एक बेहतर और सस्ती व्यवस्था होगी, इसीलिए आप देखोगे कि जो अमेरिकी निकाय है जो सिविल, ये लगातार इसका विरोध कर रही है, लगातार इसका विरोध कर रही है। तो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री भी देख लिया आपने और सिविल भी देख लिया कि भाई सिविल क्या होता है, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री क्या होता है। तो धीरे धीरे अपनी वेबसाइट पे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के अंदर मतलब वैसी वेबसाइट सिविल की तरह है और ये सारी डेटाबेस रखेगी। ओके, अगला है बिलफुल डिफॉल्टर। बिलफुल डिफॉल्टर, अब यदि एक ऋणी, ऐसे समझो, अगर यदि एक ऋणी ऋण प्राप्त करता है और उसे वापस करने में वह चूक जाता है, तब ऐसे में एक बैंक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकता है। दोबारा सुनना, यदि कोई एक ऋणी ऋण प्राप्त करता है और उसे वह वापस करने में चूक जाता है, तो तब ऐसे में बैंक उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकती यदि ऋण दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अगर यदि जो ऋणी है वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, तब उसकी संपत्ति को जब्त करके बेच दिया जाता है। और यदि ऋणी को बिलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। और एक ऋणी को बिलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के कुछ आधार होते हैं। एक ऋणी को कब बिलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा, यदि उसके पास पहले से संसाधन हैं और उसने जानबूझकर उस ऋण की वापसी में क्या करी है, उसने जानबूझकर उस ऋण को वापस नहीं करना चाहा है। मतलब जानबूझकर वापसी में चूक करी है, ऋण की वापसी में चूक करी है। एक ये आधार हो सकता है। दूसरा, यदि ऋण किसी उद्देश्य से लिया गया हो और उसका जो उपभोग है वो किसी दूसरे उद्देश्य से कर लिया गया हो। ऋण आपने किसी चीज के लिए लिया था, मान लो आपने केसीसी के अंतर्गत ऋण लिया और उसका आपने उपयोग जो है वो कृषि या उससे संलग्न चीजों पे ना करके अपने बच्चे की शादी में कर ली, तो एक ये भी बिलफुल डिफॉल्टर, अगर पैसा नहीं दे रहे हो तो बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाए। तीसरा कंडीशन ये है कि यदि लिए गए ऋण को जानबूझकर कहीं मूव कर दिया गया हो, जानबूझकर कहीं छिपा दिया गया हो, तो भी बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आएगा। चौथा है, यदि एक संपत्ति गिरवी जो रखकर ऋण की प्राप्ति की गई हो और ऋणदाता को बिना सूचित किए उस परिसंपत्ति को बेच दिया गया हो या कहीं एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित कर दिया गया हो, तो भी वह बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा। और जैसे उससे बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा, तो आप देखोगे यहां पर जैसे कि ऐसा होगा, बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में रखा जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रॉपर देखोगे कि उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो बैंक है वो कार्यवाही कर सकेगा। ठीक है, अब देखो, किंगफिशर एयरलाइंस और नीरव मोदी की कंपनियां इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं जो बिलफुल डिफॉल्टर हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो किंगफिशर एयरलाइंस है और नीरव मोदी की जो कंपनी है, भारतीय पासपोर्ट कानून में संशोधन के जरिए कुछ लागू नए नियमों के अनुसार एक बिलफुल डिफॉल्टर जिसके 50 करोड़ से अधिक की धनराशि के भुगतान में उसने धोखाधड़ी की है, उसके विदेश यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और वर्ष 2008 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम पारित किया गया। यह ऐसा कानून है, ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान करता है जो देश से बाहर भाग गए हों और कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए वो तैयार ना हो, तो उनकी संपत्ति को अधिग्रहण करके बेच दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपने, और ये जो अधिनियम, ये कौन से, जो 2008 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत ये प्रोविजंस लाया गया है। ठीक है, तो आपने बिलफुल डिफॉल्टर भी देख लिया कि भाई बिलफुल डिफॉल्टर से क्या तात्पर्य है। अब देखो, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करेगी कुछ ना कुछ। अब क्या करेगी आगे देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनी इसको एआरसी कहते हैं, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो भाई, भारत में एआरसी की स्थापना है, ये जो भारत में इसकी स्थापना सारफेजी एक्ट
यानी सिक्योरिटी, इसे पूरा लिख देता हूं, है ना, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल assets and enforced assets and enforcement assets and enforcement of security interest, enforcement of security interest act, security interest act 2002, 2002। तो इसके आधार पर हुई और इसी अधिनियम ने बैंकों को, जो ये इस अधिनियम के अंतर्गत यानी सार्फेसी एक्ट के अंतर्गत बैंकों को यह प्राधिकार प्रदान किया कि यदि जो ऋणी है ऋण लेकर वापस ना कर पाए तो ऐसी स्थिति में गिरवी रखी गई संपत्ति को बैंक जब्त करके नीलाम कर सकती है। परंतु ऐसा जो ऋण है मात्र सुरक्षित ऋणों के संदर्भ में ही संभव है। इसी सार्फेसी एक्ट ने एआरसी की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया। अब भारत में जो पहली जो स्थापित जो एआरसी है वो ARICL यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड थी। इसकी जो स्थापना है भारत में, अगर आप देखोगे पहले जो एआरसी थी ARCIL, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत देखो इसकी जो स्थापना है SBI, PNB, ICICI और IDBI इनने मिलकर करी थी। एआरसी की स्थापना दो या दो से अधिक बैंक मिलकर कर सकते हैं। एक निजी निवेशक की जो है आरबीआई की अनुमति लेकर भी किया जा सकता है, एक निजी निवेशक भी कर सकता है आरबीआई की अगर अनुमति प्राप्त हो जाती है। एआरसी बैंकों के एनपीए को उनके छूट दर पे खरीदती है और अपने प्रशिक्षित कर्मचारियों को, जो उनके प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, तो उनकी सहायता से इसकी वसूली का प्रयास करती है। क्योंकि भारत में बैंकों का एनपीए निरंतर बढ़ रहा है और निजी क्षेत्र के एआरसी के लिए छूट दर पर इस एनपीओ को खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके चलते और कुछ एनपीए जो है राजनीतिक तौर से भी जटिल हो गए हैं, तो सरकार ने बैड बैंक की स्थापना का निर्णय लिया और बैड बैंक सरकार के द्वारा स्थापित एक एआरसी की ही तरह है। एआरसी मतलब एआरसी को ही दिया गया नाम है। बैड बैंक भारत में कार्यरत जो बैंकों के एनपीए को बैड लोन भी बोलते हैं, तो उसको खरीद करके और सही इसको मतलब सरकार के सहयोग से इसके वसूली का प्रयास करेगी। परंतु आरबीआई ने इसका विरोध किया है, तो उस दौरान रघुराम राजन जी ने यह तर्क दिया कि इसे एक समाधान के तौर पे नहीं देखा जा सकता है और बैड बैंक की स्थापना एनपीए की समस्या को बस स्थानांतरित करेगी। यह एक अन्य समस्या बैड बैंक जो है ये पूंजी निवेश की होगी, तो भाई बैड बैंक में पूंजी उपलब्ध करवाना एक चुनौती होगी और इस विरोध के कारण सरकार ने बैड बैंक की स्थापना को स्थगित कर दिया। अब भाई उर्जित पटेल साहब ने आरबीआई के गवर्नर बने और इस मुद्दे को उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया और इसके बाद बैड बैंक का नाम बदल करके उन्होंने पारा यानी पारा स्टैंड फॉर पारा यानी पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, तो इसका मतलब इसको नाम रखा गया और यह तय किया गया कि पारा एक एआरसी के तौर पे ही कार्य करेगी। प्रारंभ में जो पारा है वो मात्र पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उन्हीं का जो है वो एनपीए खरीदेगी और पारा में पूंजी निवेश सरकार नहीं करेगी, बल्कि पारा लोगों से पूंजी प्राप्त करेगी, मार्केट से पैसा उठाएगी, जो भी लाभ पारा बनाएगी उसका वितरण जो उसके निवेशक हैं उन पे किया जाएगा। परंतु वर्ष 2016 में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड पारित किया गया, जो भी बैंकों के एनपीए की वसूली के लिए एक बेहतर प्रभावशाली उपकरण बना और पारा की स्थापना का विचार सरकार ने फिलहाल त्याग दिया। लेकिन फिर एक ये बार मैटर दोबारा गरमाया और बजट जो रिसेंट में 2021-22 की बात कर रहा हूं, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बही खाते में सुधार के उद्देश्य से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के गठन का प्रावधान किया है। इसके जरिए वर्तमान में जो तनावग्रस्त ऋण हैं उनको समेकित करके उनका निपटान किया जा सकेगा इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से। तो आपने ये सारी चीजों को देखा।
ठीक है। अब अगला है हमारा जो सब हेडिंग है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देखो जो पीसीए फ्रेमवर्क आपने सुना होगा, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन भी देख लो आप। पीसीए फ्रेमवर्क, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, पीसीए फ्रेमवर्क। देखो भाई, बैंकिंग क्षेत्र के जो नियामक के रूप में आरबीआई जो है भारत में कार्यरत बैंकों की क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान रखती है, और इस उद्देश्य से आरबीआई बैंक के राजस्व, व्यय, लाभ, हानि, संपत्ति, देयता इत्यादि का मूल्यांकन करती है। यदि एक बैंक अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करती है, तो आरबीआई उनके स्वास्थ्य में सुधार को लेकर के पीसीए फ्रेमवर्क जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, इसको मतलब एग्जीक्यूट करती है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक बैंक को आरबीआई सबसे पहले श्रेणी फर्स्ट में, कैटेगरी फर्स्ट में रखेगी, और इसके तहत आरबीआई बैंक जो है, तो बैंक को शेयर धारकों को लाभांश वितरित करने के लिए भी मना कर सकती है। और यदि एक विदेशी बैंक है, तो उसके लिए जो कि भारत में कार्यरत है, तो आरबीआई बैंक के संस्थापक को बैंक में और ज्यादा पूंजी निवेश करने के लिए भी कह सकती है या बाध्य कर सकती है। यदि ये उपाय भी असफल हो जाते हैं, इसके जरिए भी स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता है, तो उसे इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। और परंतु देखो, इस श्रेणी फर्स्ट में रखने के बाद आप देखोगे बैंक के जो स्वास्थ्य है, अगर इसमें सुधार नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में उस बैंक को आरबीआई श्रेणी फर्स्ट से निकाल करके श्रेणी सेकंड में डाल देगी। और जब उसको श्रेणी सेकंड में रख दिया जाएगा, तो ऐसे जो बैंकों पर ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, और आरबीआई ऐसे बैंकों पे कहेगी कि भाई आप नई शाखाएं स्थापित नहीं कर सकते हो, मना कर देगी, और वे शाखाएं जो कि घाटे में चल रही हैं, उनको बंद भी किया जाएगा। यदि बैंक का स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं हो पाता है, तब भी नहीं सुधार हो पाता है, तो इसको श्रेणी थर्ड में डाला जाएगा। और इन बैंकों को श्रेणी थर्ड में जब रखा जाएगा, तो अपने उच्च पदाधिकारियों की वित्तीय प्रतिफल को कम करने के दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और ऐसे बैंकों को आरबीआई नया ऋण प्रदान करने से भी रोक सकेगी, और ज्यादा धनराशि जमा राशि के तौर पे लेने से मना कर सकेगी। जब तीनों ही प्रयास असफल हो जाते हैं, तभी जो है बैंकों का विलय और अधिग्रहण सुनिश्चित किया जाता है, अन्यथा बैंक को बंद कर दिया जाता है। चूंकि उर्जित पटेल जी के नेतृत्व में आरबीआई ने 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क के तहत डाल दिया है, और यह जो है वित्त मंत्रालय आरबीआई के बीच विवाद का एक मुद्दा बन गया है। यहां तक कि सरकार के द्वारा विभिन्न बैंकों का विलय भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक प्रकार के प्रक्रम से बचाने के लिए किया जा रहा है। तो यही पूरा पीसीए फ्रेमवर्क है। मैं इसको ना कल थोड़ा सा आपके साथ और डिटेल से डिस्कस कर लूंगा पीसीए फ्रेमवर्क को। बस ये जानो कि भाई जब भी बैंकों का कोई अगर स्वास्थ्य खराब होता है, तो उसको जो है आरबीआई कैटेगराइज करती है, ताकि उनके हेल्थ में रिफॉर्म लाया जा सके, सुधार लाया जा सके। पहले में तो थोड़ा सा कम कड़े कानून होते हैं, नियम होते हैं। पहले अगर पहली श्रेणी में अगर तब भी नहीं बैंक में सुधार आया, उसके स्वास्थ्य पे तो दूसरी श्रेणी में डाला जाएगा, नियमों को और स्ट्रिक्ट किया जाएगा। अगर तब भी बैंकों के स्वास्थ्य पे सुधार नहीं आता है, तो कैटेगरी थर्ड में डाला जाएगा, और इसके तहत बैंकों को बंद भी किया जा सकता है या मर्ज भी किया जा सकता है। ये सारी प्रक्रिया थर्ड के बाद ही होती है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो पीसीए फ्रेमवर्क है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। अगला हमारा सब हेडिंग है निगमी ऋण पुनर्गठन, यानी जो कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब देखो, जो निगमी ऋण पुनर्गठन है या कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है, इसका प्रयोग एक उपकरण के तौर पे आरबीआई किया करती थी। इसके माध्यम से प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रही जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको एक जीवन दान प्रदान किया जाता था। इसके अंतर्गत बैंक आरबीआई से अनुमति प्राप्त करके औद्योगिक इकाइयों के ऋण का पुनर्गठन कर देती थी, और ऋण का पुनर्गठन कुछ इस प्रकार से किया जाता था कि औद्योगिक इकाइयों के लिए ऋण को वापस करने में पूरी वो समर्थ हो जाएं। परंतु ऋण के पुनर्गठन से संबंधित कुछ योजनाएं थी जो कि वो असफल हो गईं, तो उन योजनाओं को फरवरी 2018 में ऋण के पुनर्गठन की इस पूरी व्यवस्था को ही आरबीआई ने खत्म कर दिया। इस उद्देश्य से जो है पुनर्गठन के 3 प्रारूपों में इसे किया जाता था। एक 5:25 स्कीम हुआ करती थी। मैं पहले इस 5:25 स्कीम को डिटेल में समझाता और पढ़ाता था, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम हुआ करती थी। स्ट्रेटेजिक
स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। और जो तीसरी स्कीम होती थी, इनको ध्यान रखना, 2018 में जो डेट कारपोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंतर्गत बंद कर दिया गया है। S4A स्कीम, S4A यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये 4 5:25 स्कीम, स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, S4A यानी स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। अब पहले उपकरण के तहत ऋणी जो अदायगी की समय सीमा को बढ़ा करके जो है वो 25 वर्ष तक कर दिया जाता था। ये जो पहली स्कीम है 5:25 स्कीम। दूसरा जो उपकरण है स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, इसके अंतर्गत बैंक जो निगमों में 51% तक की हिस्सेदारी ले लेती थी और बैंकों को 18 अगले जो 18 महीने हैं उनके 18 महीने के अंतर्गत बैंकों को यह हिस्सेदारी दूसरे निवेशकों को बेचना होता था। तो बैंक यानी 18 अगले 18 महीनों में 51% तक की हिस्सेदारी उन कंपनियों से ले लेते थे। जो S4A स्कीम थी तीसरी, इस उपकरण के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा में कर्जदाता को कुल जो है राशि का केवल 50% ही देना पड़ता था। जो कुल राशि है करदाता को मात्र 50% ही देना होता था। यदि बैंक किसी भी ऋण का पुनर्गठन कर दे तब इसे एनपीए की श्रेणी में नहीं रखा जाता था और ऐसे पुनर्गठित ऋण के बदले बैंक को पूर्वोपाय रखने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। ये तीनों स्कीम बस मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, बस इतना ही पूछा जाएगा। पहले इसको डिटेल में जो 5:25 स्कीम है, स्ट्रेटजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम है, S4A स्कीम है, इसको मैं डिटेल में समझाया करता था। ठीक है, अब इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। जो भी इसमें पॉसिबिलिटीज है, अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो बस ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या इसमें से। ठीक है, अगला है हमारा मिशन इंद्रधनुष। देखिए, मिशन इंद्रधनुष 2.0 की मैं बात कर रहा हूं। मिशन इंद्रधनुष 2.0। देखो, भारत में दो अलग अलग मिशन इंद्रधनुष है। एक की शुरुआत स्वास्थ्य मंत्रालय ने करी थी, जो एक की शुरुआत है उसकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने की थी और यह बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से संबंधित थे। परंतु इस मिशन जो है इंद्रधनुष की शुरुआत है वो पीजे नायक समिति के सुझाव के आधार पर वित्त मंत्रालय ने की थी। इसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्वास्थ्य के सुधार के संबंध में लागू किया गया और इसे बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए A to G बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म भी कहा गया। के जो प्रावधान है वो 2016 में प्रभावी हुए और चूंकि इसमें 7 प्रावधान हैं तो इसके चलते, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, तो इसको मिशन इंद्रधनुष नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, इसको A to G रिफॉर्म भी बोलते हैं और ये किसके पीजे नायक समिति के सुझाव के आधार पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित नहीं है। भारत में दो अलग अलग, एक मिशन इंद्रधनुष जो कि बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत और पीजे नायक जो समिति है इसके सुझाव के आधार पर इसमें वित्त मंत्रालय ने लागू किया था। इसको प्रॉपरली सार्वजनिक सेक्टर के जो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक, उनका कंटिन्यूअसली एनपीए लगातार बढ़ रहा है, तो उनके स्वास्थ्य में सुधार के संबंध में इसको लागू किया गया था ताकि इसमें से कुछ ऐसे प्रावधान करे जाएंगे ताकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए बढ़ रहा है या उनका हेल्थ लगातार प्रभावित हो रहा है तो उसको सही से सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। अब भाई इसको A to G रिफॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि अल्फाबेटिकली A to G तक इसके रिफॉर्म की बात करी गई है और इस वजह इसको 2016 में प्रभावी हो जाता है। इसमें 7 प्रावधान है तो इस वजह से नाम भी इसको मिशन इंद्रधनुष रखा गया है। पहला A इज स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट। A इज स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट। A इज स्टैंड फॉर अपॉइंटमेंट यानी नियुक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधान है, इसमें डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा है बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो। तीसरा C इज स्टैंड फॉर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन।
डी इज स्टैंड फॉर डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेस मतलब तनाव कम करना, है ना, डिस्ट्रेसिंग। ई इज स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, ई इज स्टैंड फॉर एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। एंड एफ इज स्टैंड फॉर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फ्रेमवर्क ऑफ accountability, accountability। G is stand for G stand for government reform, governance reform, sorry, governance reform, governance reform। यानी यह नियुक्तियों से संबंधित है, यानी नियुक्तियां, नियुक्तियां, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, पूंजीकरण। डिस्ट्रेसिंग तनाव कम करना, तनाव कम करना, तनाव कम करना। एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एफ जवाबदेहिता तय करना, जवाबदेही तय करना। पहले क्या होता था कि कोई ऋण दे देता था, किसी की जवाबदेहिता नहीं होती थी। और शासकीय सुधार करना, शासकीय सुधार करना, शासकीय सुधार करना, ठीक है। जवाबदेहिता कम करना, शासकीय सुधार करना, ये सभी जो हैं ये जी यानी ए टू जी रिफॉर्म या इसमें से मिशन इंद्रधनुष जो कि 7 रिफॉर्म के बारे में। अब भारत में जो देखो, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का जो नेतृत्व है वो सीएमडी करते हैं, चेयरमैन जो हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यही क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं। अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक करते रहे हैं। यह पहले एक ही पद हुआ करता था और इस पद पर उसी बैंक के अधिकारी पदोन्नति के माध्यम से पहुंचते रहे हैं, पदोन्नति के माध्यम से जो बैंक अधिकारी है पहुंचता था। अब यह तय किया जाता था कि इस पद को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। अध्यक्ष के पद पर, प्रबंधक निदेशक के जो पद पर 2 अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई और इसमें से गैर कार्यकारी अधिकारी का तीसरा पद भी बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का नेतृत्व है 3 अलग अलग अधिकारियों का होता है। इससे चलते इन अधिकारियों का जो चयन है वो बैंक के बाहर भी हो सकता है, बैंक के बाहर भी हो सकता है। उच्च स्तरीय नियुक्तियों में जो सरकार के हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना करी गई और इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 2016 से हुई, 1 अप्रैल 2016 से हुई। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उच्च स्तरीय नियुक्तियों के लिए जो है उचित उम्मीदवार का नाम प्रस्तुत करना। साथ में अध्यक्ष को सम्मिलित करके इसमें से बैंक बोर्ड ब्यूरो में 7 सदस्य होते हैं, प्रत्येक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और इसके पहले जो अध्यक्ष सबसे पहले विनोद राय थे, इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। और यह पद का ये जो है लाभ का पद नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। 2018 में भानु प्रताप शर्मा जी ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष के तौर पर विनोद राय जी को प्रतिस्थापित किया। और इसके बाद पूंजीकरण जो है, इससे मतलब क्या है कि जो तीसरा है कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण का मतलब है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं तो उन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी निवेश करना। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए अपने चरम पर होता है और पर्याप्त पूर्वोपाय रखने के उद्देश्य से बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की जरूरत पड़ती है। तो यह अतिरिक्त पूंजी सरकार प्रदान करेगी और यह अतिरिक्त पूंजी इसलिए भी अनिवार्य है ताकि बैंक जो बेसल मानदंड है जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इनको पूरा करने में पर्याप्त पूंजी मेंटेन की जा सके। अब बढ़ते एनपीए के कारण जो बैंक है वो तनावग्रस्त हो जाता है, तो इसके कारण पर्याप्त मात्रा में जो ऋण प्रदान नहीं कर पाता है और उनका कारोबार प्रभावित होता है। इसके चलते साथ ही आर्थिक समृद्धि भी प्रभावित होती है और बैंकों के तनाव को कम करने के उद्देश्य से यह तय किया गया कि एनपीओ को जहां तक संभव हो वो एआरसी को बेच दिया जाए। और यही कारण है कि बैड बैंक और पारा की अवधारणा को सरकार ने बढ़ावा दिया और बजट 2021-22 में इसके गठन की बात करी गई।
तो आपने डिस्ट्रेसिंग का भी मामला देखा। अब यहाँ एम्पावरमेंट सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट सशक्तिकरण से तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को स्वायत्त बनाने, मतलब स्वायत्तता प्रदान करने के लिए मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय जो नियुक्तियों की प्रक्रिया के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ा जाए। जवाबदेहिता तय करने का मतलब ये है, जो चौथा है मतलब फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये मतलब जवाबदेहिता तय करने का मतलब कि जिम्मेदारी तय करना। एक अधिकारी के द्वारा लिया गया मान लो कोई निर्णय है, उसकी जवाबदेही उसी अधिकारी की होगी। तो इससे क्या होगा कि आपने कई बार देखते थे कि ऋण कोई और पास कर देता था, उसका जिम्मेदार कोई और होता था या कोई होता ही नहीं था, तो ये एक इशू आया। और चौथा कह रहा हूं, लास्ट सातवां गवर्नेंस जो रिफॉर्म है, शासकीय सुधार, इसका मतलब ये है, वो सुधार से है कि इसमें यह सुनिश्चित करे कि वही समस्याएं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दोबारा उत्पन्न ना हो। इस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष ज्ञान संगम का आयोजन किया जाएगा और इस ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और आरबीआई के गवर्नर और सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंधक, निर्देशक जो हैं वो हिस्सा लेंगे। तो ये A to G रिफॉर्म है, या इसको मिशन इंद्रधनुष 2.0 भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे, यहीं तक पढ़ा है। कल हम नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी यानी NBFC के बारे में डिटेल से समझेंगे और पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। ओके।